हेलो स्टूडेंट्स, लिटरेचर के एक और लेसन में आपका स्वागत है। और इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी डिवाइसेस के सारी टॉपिक्स। तो लिटरेरी टर्म्स में सबसे पहला हम आज करने वाले हैं एस्थेटिसिज्म, जो आपके नेट के सिलेबस में और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ये सारी ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स आनी चाहिए, लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस। तो इस सीरीज़ में हम ये सारी लिटरेरी टर्म्स करने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। एस्थेटिसिज्म से हम शुरुआत करते हैं। एस्थेटिसिज्म और द एस्थेटिक मूवमेंट वाज ए यूरोपियन फिनोमिनन ड्यूरिंग द लेटर 19th सेंचुरी दैट हैड ए चीफ हेडक्वार्टर्स इन फ्रांस। तो इस लाइन में याद रखने वाली बात यह है कि एस्थेटिसिज्म की शुरुआत फ्रांस से हुई थी। In opposition to the dominance of scientific thinking and defiance of the widespread indifference or hostility of the middle class society of their time to any art that was not useful or did not teach any moral values। तो ये एस्थेटिसिज्म की शुरुआत के कारण क्या थे? क्योंकि लेटर 19th सेंचुरी में यानी 1850 के बाद क्या हुआ था, साइंटिफिक थिंकिंग बहुत बढ़ गई थी और बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी बढ़ गई थी, आक्रामकता बढ़ गई थी मिडिल क्लास की उस कामों के लिए जो किसी यूज़फुल नहीं थे। यानी आर्ट के जो वर्क होते हैं, जो भी, भले वो लिटरेचर हो, पेंटिंग हो, मूर्तिकला हो, कोई भी आर्ट का वर्क हो, तो लोग ये सोचते थे कि उसको सोसाइटी के लिए यूज़फुल भी होना चाहिए। सिर्फ मज़े के लिए आप कोई आर्ट का वर्क तैयार करते हो तो उसका कोई यूज़ नहीं है। ऐसी थिंकिंग बढ़ती जा रही थी। और दूसरा, साइंटिफिक थिंकिंग बढ़ती जा रही थी, विज्ञान के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती जा रही थी, तो कला के प्रति कम हो रही थी। तो उसके विरोध में ये एस्थेटिसिज्म शुरू हुआ। एस्थेटिसिज्म का मुख्य जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि आर्ट का जो काम है, कोई भी आर्ट की एक्सप्रेशन है, भले वो लिटरेचर में हो, पेंटिंग में हो, कला में हो, किसी भी मूर्ति कला में हो या किसी और भी कला में हो, तो वो जो आर्ट का जो काम है उसका मोरल टीचिंग से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यानी ज़रूरी नहीं है कि वो सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो या कोई ना कोई इंस्ट्रक्ट करता हो किसी चीज़ का, हमें कोई आदेश देता हो, निर्देश देता हो या हमारी लाइफ को बेटर बनाने का काम करता हो। ज़रूरी नहीं है ये उसके विरोध में खड़ा हुआ था। French writers developed the view that a work of art is the supreme value among human products precisely because it is self-sufficient, as no यूज और मोरल एम आउटसाइड इट्स ओन बीइंग। ये देखिए वही बात कह दी है जो मैंने अभी आपको बोली है कि कुछ फ्रेंच राइटर्स थे, उन्होंने ऐसा डेवलप किया दृष्टिकोण कि जो वर्क ऑफ आर्ट है, साफ करता हूँ मैं, हाँ, ये जो वर्क ऑफ आर्ट है वो उसकी खुद की अपनी सुप्रीम वैल्यू है ह्यूमन प्रोडक्ट्स के अंदर, और वो सेल्फ सफिशिएंट है, उसको किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, वो एक सेल्फ सफिशिएंट चीज़ है और उसका कोई मॉरल एम नहीं होना चाहिए खुद से बाहर। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी कोई आर्ट का जो वर्क है कोई, उसका कोई मॉरल एम भी हो, कोई नैतिक शिक्षा वो देता हो। द एंड ऑफ ए वर्क ऑफ आर्ट इज सिंपली टू एग्जिस्ट इन इट्स फॉर्मल परफेक्शन। उसको बस अपने खुद की फॉर्मल परफेक्शन होनी चाहिए। दैट इज़ टू बी ब्यूटीफुल एंड टू बी कंटेम्पलेटेड एज एन एंड इन इट सेल्फ। और वो उसका उद्देश्य उसके अंदर ही निहित है, कोई बाहरी उद्देश्य उसका नहीं है। ए रेलिंग क्राई ऑफ एस्थेटिसिज्म बिकेम द फ्रेज आई आर्ट पावर आई आर्ट, आर्ट फॉर आर्ट सेक। ये तो फ्रेंच का सेंटेंस था, आई आर्ट फॉर आर्ट। इसका इंग्लिश अनुवाद ये है, आर्ट फॉर आर्ट सेक। यानी आर्ट जो है वो आर्ट के लिए ही होती है, किसी कोई और उद्देश्य उसका नहीं होता है। ओके, एक इसका अपोजिट टर्म जो थी वो थी आर्ट फॉर लाइफ सेक, कि आर्ट लाइफ के लिए होनी चाहिए, लाइफ को बेटर बनाने वाली होनी चाहिए। लेकिन ये जो एस्थेटिक मूवमेंट वाले लोग थे, ये कहते हैं कि नहीं, आर्ट सिर्फ आर्ट के लिए ही होती है, आर्ट का कोई बाहरी उद्देश्य और नहीं होता है, राइटर की एक खुशी होनी चाहिए बस उसमें बनाने में। ओके, थोड़ा सा और डिटेल ले लेते हैं इसकी। The historical roots of aestheticism are in the view proposed by the German philosopher Immanuel Kant। तो इमैनुअल कांट की फिलोसफी से ये मतलब उभरा है, इमर्ज हुआ है। इन हिज क्रिटिक ऑफ जजमेंट, ये आपको बुक याद रख लेनी चाहिए, इमैनुअल कांट की क्रिटिक ऑफ जजमेंट थी। दैट द प्योर एस्थेटिक एक्सपीरियंस कंसिस्ट्स ऑफ ए डिसइंटरेस्टेड कंटेम्पलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट प्लीज फॉर इट्स ओन सेक। यानी कोई जो ऑब्जेक्ट है आर्ट का, वो अपने लिए ही प्लीज़ करता है, उसको किसी औरों से कोई लेना देना नहीं होता है। विदाउट रेफरेंस टू रियलिटी और टू द एक्सटर्नल एंड्स ऑफ यूटिलिटी और मोरालिटी।
यानी उसका कोई रेफरेंस नहीं होता रियलिटी से या एक्सटर्नल एंड्स से, यूटिलिटी या मोरालिटी से सॉरी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आर्ट की कोई यूटिलिटी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आर्ट मोरालिटी शो करती हो। ये इमैनुअल कांट की फ़िलोसफी थी जो उन्होंने इस बुक क्रिटिक ऑफ जजमेंट में कही है। ए सेल्फ कॉन्शियस मूवमेंट हाउएवर फ्रेंच एस्थेटिसिज्म इज ऑफन सेड टू डेट फ्रॉम Theophile Gontier's witty defense of his assertion that art is useless, preface to Mademoiselle de Maupin, ये फ्रेंच वर्ड है। Aestheticism was developed by Baudelaire, who was greatly influenced by Edgar Allan Poe's claim in The Poetic Principle that the supreme work is a poem per se, a poem written solely for the poem's sake। यानी पोइम जो है पोइम्स सेक यानी पोइम के लिए ही लिखी जानी चाहिए। पोइम लिखने के प्रति कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए खास कि इस पर्पज़ के लिए लिखा जा रहा हो। पोइम पोइम के लिए लिखी जाती है, अपने आनंद के लिए लिखी जाती है। ओके, तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं एस्थेटिसिज्म से रिलेटेड। कि सबसे पहला तो था बॉडलेयर, इसके द्वारा डेवलप किया गया है एस्थेटिसिज्म। बॉडलेयर जो थे इनसे प्रभावित थे एडगर एलन पो, ये अमेरिकन पोइट थे। इन्होंने अपनी पोइम इन द पोइटिक प्रिंसिपल जो 1850 में लिखी गई है उसमें ये प्रतिपादित किया है, ये इनशिएट किया है, द सुप्रीम वर्क इज ए पोएम पर से, ए पोएम रिटन सोलली फॉर द पोएम्स सेक। तो एडगर एलन पो से प्रभावित होकर के बॉडलेयर ने एस्थेटिसिज्म को डेवलप किया। It was later taken up by Flaubert, Mallarmé, and many other writers. In its extreme form, the aesthetic doctrine of art for art's sake veered into the moral and cozy religious doctrine of life for art's sake, with the artist represented as a priest who renounced the practical concern of ordinary existence in the service of what Flaubert and others called the religion of beauty। तो इसमें जो देखने वाली बात यह है कि जो इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म द एस्थेटिक डॉक्ट्रिन ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक वियर्ड इनटू द मोरल एंड कोजी रिलीजियस डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ फॉर आर्ट सेक, विद द आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेड एज ए प्रीस्ट हु रिनाउंस द प्रैक्टिकल कंसर्न ऑफ ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस। तो जो आर्टिस्ट हैं वो एक प्रीस्ट के रूप में दिखाए गए हैं इस थ्योरी में एस्थेटिसिज्म की, जो रिनाउंस कर देते हैं, जो छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं प्रैक्टिकल कंसर्न्स का, जो व्यवहारिक जो सोच है उसका, ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस की व्यवहारिक सोच क्या कहती है कि हर चीज़ यूजफुल होनी चाहिए, तो ये उस चीज़ को रिनाउंस कर देते हैं, एकदम छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। फ्लोबर्ट की सर्विस में, तो फ्लोबर्ट भी एस्थेटिसिज्म के एक प्रोपोनेंट हैं। उन्होंने द रिलीजन ऑफ ब्यूटी जो एक कंसेप्ट किया था, प्रतिपादित किया था, उसके फेवर के अंदर। ओके, द व्यूज ऑफ फ्रेंच एस्थेटिसिज्म वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू विक्टोरियन इंग्लैंड बाय वॉल्टर पैटर। तो इंग्लिश लिटरेचर में विक्टोरियन इंग्लैंड में वॉल्टर पैटर जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एस्थेटिसिज्म को। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि एस्थेटिसिज्म के प्रोपोनेंट थे ये वॉल्टर पैटर और ऑस्कर वाइल्ड भी थे। हिज एम्फेसिस ऑन हाई आर्टिफाइस एंड स्टाइलिस्टिक सैटिलिटी, हिज रिकमेंडेशन टू क्राउड वंस लाइफ with exquisite sensations, and his advocacy of the supreme value of beauty and of the love of art for its own sake। तो ये सारी बातें इसमें यही बताई गई हैं कि वॉल्टर पैटर शुरुआत की थी इसकी और ये चीज़ें रिकमेंड की थी। क्राउड वंस लाइफ विद एक्सक्विजिट सेंसेशंस एंड हिज एडवोकेसी ऑफ द सुप्रीम वैल्यू ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी को बहुत ज़बरदस्त वैल्यू दी थी उन्होंने, और लव ऑफ आर्ट फॉर इट्स ओन सेक, और आर्ट से प्यार करना है सिर्फ आर्ट के नाते ही, यानी जरूरी नहीं कि वो यूज़फुल भी हो। सी हिज कंक्लूजन टू द रिनेंसा, ये याद रख लीजिएगा, कंक्लूजन टू रिनेंसा ये रिटन बाय वॉल्टर पैटर है। द आर्टिस्टिक एंड मोरल व्यूज ऑफ एस्थेटिसिज्म वर ऑल्सो एक्सप्रेस्ड बाय एल्गर्नन, चार्ल्स स्विनबर्न, ये भी आपको याद रखना है कि एस्थेटिक मूवमेंट से रिलेटेड थे स्विनबर्न और वॉल्टर पैटर, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, एंड बाय इंग्लिश राइटर्स ऑफ द 1890 सच एज ऑस्कर वाइल्ड आ गया, आर्थर साइमंस एंड लायोनल जॉनसन। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, क्वेश्चन बन सकता है कि कौन इनमें से एस्थेटिक मूवमेंट से रिलेटेड है या कौन नहीं है, तो ये आपको याद रखने हैं। मेजर राइटर्स वॉल्टर पैटर, स्विनबर्न, ऑस्कर वाइल्ड, आर्थर साइमंस और लायोनल जॉनसन, एज वेल एज बाय द आर्टिस्ट J.M. विस्लर एंड ऑब्रे बर्ड्सले। ये सब आपको याद रखने हैं, आप नोट कर लीजिएगा इसको।
द इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज स्ट्रेस्ड इन एस्थेटिसिज्म स्पेशली इन द व्यू ऑफ द ऑटोनॉमी सेल्फ सफिशिएंसी। ये वर्ड आपको अच्छे से याद रखना है कि आर्ट का कोई भी जो वर्क होता है वो सेल्फ सफिशिएंट होता है, उसको प्रतिपादन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं होती कि वो काम का है, उसकी वैल्यू है, उसकी ब्यूटी है, नहीं, वो सेल्फ सफिशिएंट होता है। ऑफ ए वर्क ऑफ आर्ट द एम्फेसिस ऑन क्राफ्ट एंड आर्टिस्ट्री एंड द कंसेप्ट ऑफ ए पोम और नॉवल एज एन एंड इन इट सेल्फ एंड एज इन्वेस्टेड विद इंट्रिंसिक वैल्यूज़। उसके अंदर वैल्यूज़ इंट्रिंसिक होती है, यानी खुद की ही होती है, कहीं बाहर से नहीं मिलती उसको कोई वैल्यू। हैज़ बिन इम्पोर्टेंट इन द राइटिंग्स ऑफ प्रोमिनेंट 12th सेंचुरी ऑथर सच एज। अब ये जो राइटर हैं ये इनसे प्रभावित हैं एस्थेटिसिज्म से। शुरुआत करने वाले तो वो थे वोल्टर, पेट्रोस्कर, वाइल्ड, स्विनबर्न, लेकिन ये सब प्रभावित रहे हैं उनसे, और इनके वर्क्स में हम ये चीज़ देख भी सकते हैं कि ये सेल्फ सफिशिएंट वर्क्स हैं इनके, ये आर्ट फॉर लाइफ सेक से नहीं, आर्ट फॉर आर्ट सेक से प्रभावित है। कौन कौन है? W.B. यीट्स, T.E. हलमे एंड T.S. इलियट, एज वेल एज इन द लिटरेरी थियोरी ऑफ द न्यू क्रिटिक्स। तो उसके बाद में जो न्यू क्रिटिक्स आए थे ये भी अपने आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो न्यू क्रिटिक्स की राइटिंग में भी हम देख सकते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक का काफ़ी इसमें प्रभाव रहा है। तो सारांश रूप में हम देख सकते हैं कि एस्थेटिक मूवमेंट है आर्ट फॉर आर्ट सेक, यानी आर्ट का जो कोई भी वर्क है उसकी वैल्यू जो है वो एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है जिसने उसको क्रिएट किया है, और ज़रूरी नहीं है कि आर्ट का कोई वर्क है उसकी मोरल वैल्यू हो या कोई यूटिलिटी हो डेली लाइफ के अंदर, या वो किसी के काम नहीं आए तो वो यूजलेस हो, ऐसा नहीं है। तो आर्ट फॉर आर्ट से का मतलब आर्ट का जो कोई भी वर्क है वो उस अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, और उसको किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा है। किसी ने अगर कोई चीज़ को प्रोड्यूस किया है, किसी भी राइटर ने, किसी कोई भी कला हो, कोई भी कला हो सकती है, वो संगीत कला हो सकती है, मूर्ति कला हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, तो वो जो वर्क है आर्ट का वो आर्टिस्ट के प्लेजर के लिए था, ठीक है, ना कि वो कोई अपने जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, जरूरी नहीं है कि उसमें उसकी उपयोगिता हो कोई। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेसन में हम फिर से मिलते हैं एक नई टर्म के साथ। थैंक यू, गुड बाय।